हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो नेक्स्ट जो हमने इसमें आज स्टडी करना है, फर्स्टली हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ इज गिवन एज इन विच द वेव नंबर इज गिवन एज 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द रिड्यूस मास। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास म्यू होता है दैट इज गिवन बाय m1 इंटू m2, m1 प्लस m2। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर करें तो हमारे पास जो एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम दैट इज गिवन बाय, इट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम divided by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23 ग्राम। अब यहाँ पर जो क्या है, जो मैंने आपको बताया, दिस इज Avogadro's नंबर, Avogadro's नंबर। सो अगर हम क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस जो हैं एटम्स के, उनको किससे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2 से। तो आपके पास जो एक्चुअल मासेस जो होंगे दो एटम के, वो कितना हो जाएंगे, दैट इज जो M1 आपके पास होगा, स्मॉल m1 दैट इज गिवन बाय M1, क्योंकि हमें एक्चुअल मास निकालना है। सो M1 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 ग्राम, and M2 is again, it is M2 upon 6.022 into 10 raised to power 23 ग्राम। अब हम क्या करें, रिड्यूस मास में अगर ये फॉर्मूला पुट करें, सो वी हैव M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा M1 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 इंटू M2 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज M1 प्लस M1 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 प्लस M2 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23। इसी को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इट इज M1 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 इंटू M2 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23 अपॉन, इसमें से आपके पास M1 प्लस M2 जो है, उनके साथ जो कॉमन है वो ये फैक्टर है, तो इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा M1 प्लस M2 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 2 क्या है, 6.02 इंटू 10 raised to power 23, और जब ये अपॉन में जाएगा तो एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फॉर्मूला आएगा दैट इज M1 इंटू M2 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to power 23। सो ये आपके पास क्या है, और साथ में आएगा M1 प्लस M2। तो ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टिंग फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द वेव नंबर, सॉरी दिस इज फॉर द रिड्यूस मास। तो अभी हमने सिर्फ रिड्यूस मास निकाला है। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, जो हमने निकाला था आपके पास वेव नंबर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट वी गेट न्यू बार is equal to 1/2 pi c under root k by mu. So it comes out to be 1/2 pi c under root k, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू थी वो M1 इंटू M2 अपॉन थी, तो जो अपॉन वाले टाइम है वो अबव चली जाएगी, दैट मीन्स वो यहाँ आ जाएगी। जो आपके पास थी M1 6.02 इंटू 10 raised to power 23 इंटू M1 प्लस M2, तो ये टर्म आपके पास अबव चली गई और नीचे आ गया आपके पास M1 इंटू M2। इस टर्म को और सिंप्लीफाई करके जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज 7.76 इंटू 10 raised to power 11 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के, क्योंकि अंदर के था आपके पास, के M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू M2। तो ये आपके पास क्या आता है, रिजल्टिंग फॉर्मूला आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, और सी आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी फर्दर वैल्यू अगर पुट करते हैं दैट इज 7.76 इंटू 10 raised to power 11 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 10, हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी है। एंड यहाँ पर आपके पास सेम रहेगा पोर्शन, दैट इज M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आती है, और जो आपके पास वेव नंबर है उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में स्टडी कर रहे हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 4.12 अंडर रूट के M1 अपॉन M2, M1 इंटू M1 प्लस N2 अपॉन M1
m2। तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला आ जाता है वेव नंबर निकालने का। तो इसके बेसिस पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो आपने स्टडी करने हैं। तो नेक्स्ट हमने ये आपने रिजल्टिंग फॉर्मूला रखना है। तो पहले एक्चुअल मास निकालना है, उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो रिजल्टिंग आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर के टर्म में आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। सो लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि दैट एब्जॉर्प्शन आपके पास, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन तब होती है जब आपके पास एक जो मॉलिक्यूल है वो लोअर वाइब्रेशन लेवल से कहाँ ट्रांजिशन करता है, फ्रॉम टू दी हायर वाइब्रेशनल लेवल। अब यहाँ पर क्या है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन की जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। मतलब जो आपके पास बॉन्ड है, ये जो मॉलिक्यूल है वो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा जिससे वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जंप कर जाए, ट्रांजिशन उसकी हो जाए टू दी हायर स्टेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब इस केस में क्या है, अब जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें जो लाइट है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होती है और इंटेंस बैंड हमें मिलते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। अब जो नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं जो एक मॉलिक्यूल शो करता है, वो किसके साथ रिलेट करेगा, वो रिलेट करेगा जो उस मॉलिक्यूल के अंदर फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे IR के केस में, एब्जॉर्प्शन बैंड वो किसके इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। मतलब कि आपके पास स्ट्रेचिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है, इस टाइप से कौन इस टाइप के वाइब्रेशनल मोड उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया जहां से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ मोड होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो उसके अंदर सिर्फ क्या है, ओनली वन वाइब्रेशनल मोड जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग। तो इसी के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड हो जाएगा, दैट मीन्स उसके अंदर एक ही फंडामेंटल क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा। दिस इंप्लाइज ओनली वन फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू ओनली वन एब्जॉर्प्शन बैंड। तो यहां से हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ज्यादा होंगी, तो उसके अंदर फंडामेंटल जो बैंड्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, हायर आएंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटेड कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है या वो नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन फॉर दी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास एग्जांपल जैसे इसमें हम बात करते हैं वाटर, तो एक नॉन लीनियर क्योंकि वी शेप होता है आपके पास वाटर। तो इस केस में जो हम फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है उसको हम कैसे देते हैं, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 3n-6। तो यहाँ से आपके पास क्या है, पता लग जाता है कि इसके अंदर कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन प्रेजेंट हैं। तो अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर वाटर की, तो वाटर के अंदर जो आपके पास n है, कितने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है, 3 एटम्स है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वाइब्रेशन, दैट इज 3 into 3-6, तो इट इज 9-6, दैट इज 4। तो वाटर के केस में, दैट इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके केस में आपके पास क्या है, देयर आर 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएंगे, 4 एब्जॉर्प्शन बैंड। तो 4 यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास किसकी बात आएगी, दैट इज फॉर दी लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन आते हैं दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 3n-5। इसके अंदर एक वाइब्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 3n-5 इसके अंदर क्या होंगी, फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इस टाइप से होता है। अब लीनियर है, पॉलीएटॉमिक है, तो इसमें क्या है 3n- फंडामेंटल वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी, अगेन यहाँ पर ये 3 ही है, क्योंकि 3 एटम्स है 1 2 3। तो इस केस में जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, फंडामेंटल वाइब्रेशन, तो वो आपके पास कैसे आएंगी, दैट इज 3 × 3 - 5, दैट इज अगेन यहाँ पर आपके पास क्या आएंगी 4 वाइब्रेशनल, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशन 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएंगे 4 ही एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास थे कि जब हमने 3 एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल की बात की है। अगर हमारे पास हायर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो जैसे जैसे आपके पास एटम्स के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास एब्जॉर्प्शन बैंड भी बढ़ेंगे। लेकिन आपके पास क्या है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो एक्चुअल जो हम कैलकुलेट करते हैं दीज फॉर्मूलाज के बेसिस पे, लाइक 3n - 5 हो गया, 3n - 6 हो गया, तो एक्चुअल फंडामेंटल बैंड्स उतने नहीं आते जितने आने चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो उसके रीजन क्या है? सो number of fundamental bands actually obtained are usually less than expected from the theoretical number, जो हम इस बेसिस पे निकाला 3n - 5 and 3n - 6, theoretical number of fundamental vibration is ड्यू टू। तो सबसे पहला उसका रीजन क्या है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल वाइब्रेशन होती हैं जो बहुत वीक होती हैं, और उनका जो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो उसको क्या नहीं कर पाता, वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सो सम ऑफ फंडामेंटल vibrations may be very weak and cannot be recorded, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई वो शो नहीं होती। सेकेंड रीजन क्या है कि कुछ आपके पास ऐसी फंडामेंटल वाइब्रेशन होती हैं जो कि होती है दैट मे बी वेरी क्लोज, जो बहुत ज्यादा क्लोज होती है, और उनको हम क्या नहीं कर पाते, उनकी आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है और सैटेलाइट उनको हम स्टडी नहीं कर पाते। सो ओवरलैप इतनी क्लोज होते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड टेक प्लेस, इसी वजह से उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। थर्ड क्या है कि कुछ आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशंस ऐसी होती है जिनके अंदर क्या है, जो एनर्जी चेंज आता है वो इतना आता है कि वो आपके पास यूजुअल जो IR रेंज होते हैं उससे क्या चला जाता है, आउटसाइड चला जाता है, तो उसको भी हम क्या नहीं कर पाते, रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो सम ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन में इन्वॉल्व द एनर्जी चेंज which falls outside of the usual IR रीजन, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि कितने हमारे पास जो रेंज होती है IR रीजन के लिए। इसके अलावा भी कुछ, ये तो आपके पास थे फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स जो एक मॉलिक्यूल को पोजेस करने चाहिए, चाहे वो कम आ रहे हैं या लेस आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूल में किस टाइप की वाइब्रेशन प्रेजेंट है। इसके अलावा भी आपके पास कुछ एडिशनल बैंड्स आते हैं, सम एडिशनल बैंड्स और ऑल्सो नोटिस। अब वो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, एंड वो आपके पास जो एडिशनल बैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैंड होते हैं, डिफरेंस बैंड एंड ओवरटोन भी होते हैं। इनको हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे एट दैट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल में क्या आता है आपके पास, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या आता है, डाइपोल मोमेंट चेंज आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। अब आपके पास IR स्पेक्ट्रम सिर्फ वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसमें आपके पास क्या आता है, देयर इज अ चेंज इन द एब्जॉर्प्शन बैंड। सो अ बॉन्ड वाइब्रेशन कैन lead to absorption of IR radiation only if
it is accompanied by a change in dipole moment. मतलब मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना ना होना से कोई मतलब नहीं है. जो चेंज है, जो रिक्वायरमेंट है वो है दैट इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट, कि आपस जब इंटरेक्शन हो रही है तो उसके डाइपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज. तो जो इंटरेक्शन हो जाएगी ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट के साथ, और जो आपके पास क्या है आईआर रेडिएशन है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम दी लोअर एनर्जी लेवल टू दी हायर एनर्जी लेवल, एंड एक वाइब्रेशन एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है. सो ये आपके पास क्या है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के एक एक्सट्रीम एंड पे डाइपोल मोमेंट कुछ और होगा, और उसके सेकंड एक्सट्रीम लेवल पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ और होता है. अब इसी के बेस पे कुछ जनरलाइजेशन आई थी जो बताती है कि क्या कौन सी वाइब्रेशन क्या है पॉसिबल है और कौन सी वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है. उसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल. सो certain generalization which determine whether a vibration would be effective or not is called selection rule. तो उनको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल. सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो रूल हमें बताता है कि सिर्फ वही वाइब्रेशन इफेक्टिव है जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या हो रही है, चेंज आ रहा है डाइपोल मोमेंट में, उसी को हम बोलते हैं दैट इज वो इफेक्टिव है. अब एक रूल और भी आता है कि सिर्फ वही वाइब्रेशन इफेक्टिव होती हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या ना हो, वो सेंट्रोसिमेट्रिक ना हो. फॉर IR spectrum, the rule is that only those vibrations are effective in causing absorption which are not सेंट्रोसिमेट्रिक. अभी एग्जांपल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो वाइब्रेशन है वो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल के अराउंड सिमेट्रिक ना हो. जैसे हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, तो इस केस में जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो क्या होती है, वो आपके पास क्या होती है, दैट आर सेंट्रोसिमेट्रिक, जिस वजह से आपके पास ये इफेक्टिव नहीं हो पाती IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. तो यहाँ इसके रिगार्डिंग कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं आता. लेकिन इसी के केस में आपके पास जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो आपके पास होते हैं आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होती, जिस वजह से आपके पास क्या है, यहाँ पर IR स्पेक्ट्रा शो होता है इस स्ट्रेचिंग की वजह से. सो IR एब्जॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू द एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. तो ये आपके पास क्या है, एग्जांपल है जो हमने किसके लिए डिस्कस किया है कि जो आपके पास सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन के लिए रीजन क्यों एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं आती, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए किस टाइप से क्या आती है एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड. पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स. सो ये आपके पास किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. अब हम एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं कि IR स्पेक्ट्रम में आपके पास कौन से ऐसे रीजंस आते हैं जो आपको बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कि आपके पास उसमें सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके पास IR स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ की, आपके पास कौन से टाइप की क्या वहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड्स उसमें शो होंगे. अब जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास जो बॉन्ड है या फिर ग्रुप है उसका नेचर कैसा है. तो हमारे पास जो IR स्पेक्ट्रम होते हैं उसके अंदर दो रीजंस आते हैं. सो IR स्पेक्ट्रम
usually divided into two reasons. तो सबसे पहला जो रीजन हमारे पास आता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन. सबसे पहला क्या आ गया, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप रीजन. सेकेंड जो हमारे पास आता है दैट इज फिंगरप्रिंट रीजन. इट इज द फिंगरप्रिंट रीजन. अब जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है इसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड इसमें आते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड वो आपके पास आते हैं फ्रॉम 2.5 to 8 माइक्रोमीटर. और अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें मतलब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो आपके पास वो आते हैं 4000 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स. अब इसके अंदर क्या है, जो भी बैंड्स इस रीजन के अंदर आते हैं तो वहां से हमें क्या पता लगता है कि आपके पास किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है. और बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. सो accordingly this reason is characteristic of type of bond present कि उसके अंदर बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है and may be termed as functional group reason of IR स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट रीजन. फिंगरप्रिंट रीजन नाम से पता लग रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते, इसी टाइप से जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी क्या है जो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं जो इस रीजन में आते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, जिस वजह से हम उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है और इसकी जो रेंज होती है दैट इज यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं दैट्स आर in region of 8 micrometer or you can say less than 1250 सेंटीमीटर इनवर्स. तो उनको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो आपस बैंड्स आएंगे वो क्या होते हैं, वो जनरली कुछ कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस की वजह से आते हैं. कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी चेंजेस ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल. पूरे मॉलिक्यूल की वजह से ही वो आते हैं. अब इस रीजन का बेनिफिट क्या है कि इस रीजन से हमें ये पता लगता है कि आपके पास जो दो गिवन कंपाउंड है क्या वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है. इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन. क्योंकि आपके पास क्या है अगर आपके पास क्या कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका फिंगरप्रिंट रीजन बिल्कुल सेम आ रहा है तो दैट मीन्स क्या है वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल होंगे ही होंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास सेम फिंगरप्रिंट रीजन नहीं हो सकता लाइक द ह्यूमन बीइंग्स फिंगरप्रिंट्स. Thank you.